नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी लंबे समय से चर्चा में रहा और आज तक चर्चा में है, लेकिन अब सऊदी अरबिया ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और वो एक नया गठबंधन बना रहा है जिसमें 13 देश ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और रेड सी को वो सिक्योर करना चाहता है। अब ये जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने चला है, ये कैसे पूरे के पूरे जो मिडिल ईस्ट की अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें शिफ्ट लेकर के आएगा, भारत के लिए क्या बड़ा अवसर और चुनौती बन सकता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। हाँ, आप लोगों के काफी कमेंट आते हैं कि ये मुझे पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो भैया ये है चैनल प्राची मिश्रा करंट अफेयर्स के नाम से, इस पे आप ज्वाइन करिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं। तो अब इसमें 13 देश शामिल हो गए हैं। 13 देशों में पाकिस्तान ना हो, सऊदी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि पहले से ही इन लोगों का एक पैक्ट साइन हो चुका है। एंड दिस इज द न्यूज, व्हाई इज सऊदी अरेबिया फॉर्मिंग अ कोलिशन टू प्रोटेक्ट द रेड सी। क्या ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह टोल सिस्टम रेड सी में लागू कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है जिस पर सभी बात कर रहे हैं। भारत के अच्छा कितने जहाज यहां से गुजरते हैं, क्या हम डिपेंडेंट हैं? तो ऑफ कोर्स बाब अल मंडेब से भारत के भी तेल टैंकर्स यहां से गुजर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा लोकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इधर हमारी स्वेज कैनाल हो जाती है, ये हमारा पूरा एरिया हो जाता है, दिस इज द बाब अल मंडेब, और इधर हमारा क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये है सऊदी अरबिया जो रेड सी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा ये अलायंस बना रहा है। चलो आगे समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। अब जिन 13 देशों ने इसको शामिल किया है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तो ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो सुरक्षा गठबंधन बना रहे हैं, ये इसीलिए बना रहे हैं कि इस पर जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया गया, कोई युद्ध की स्थिति आई, तो भैया अब ऐसा किसी एक देश का ना हो आधिपत्य। जब 13 देश शामिल हो जाएंगे, 14 देश शामिल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में ऐसी किसी भी प्रकार की सिचुएशन नहीं उत्पन्न होगी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हूतियों का विद्रोह बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ईरान के समर्थित हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर पर हमेशा हमला करते हैं और टैंकरों को जाने नहीं देते हैं। तो जब ये 13 देश एक साथ आ जाएंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब गठबंधन बनाने की आवश्यकता आखिर इनको अचानक से कैसे पड़ गई? इन्होंने कैसे बोला कि हमें गठबंधन बनाना है? तो आपको याद होगा ईरान ने कुछ समय पहले बोला था कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो हूती हैं वो हमारे प्रॉक्सी हैं, और अगर हूतियों पर किसी ने हमला किया, हमारे जो लेबनानी है इन पर किसी ने हमला किया, तो हम उस पर हमला जरूर करेंगे। और रेड सी में इनका बहुत ही ज्यादा विद्रोह रहता है भैया, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ये करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है कि क्यों किया गया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हूतियों द्वारा समुद्र पर नाकेबंदी। तो 20 जुलाई 2026 को क्या किया इन्होंने, सऊदी अरब के विरुद्ध समुद्र में नाकेबंदी कर दी थी। तब सऊदी अरब को लगा कि भैया हूती तो है वो बहुत ही ज्यादा पैर पसार रहे हैं और ये भी मेरे हाथ से जा सकता है, उससे पहले क्यों ना हम इसको कैप्चर कर ले। नाउ इसमें लाल सागर के रास्ते तेल और अन्य व्यापारिक जो जहाज है उनकी आवाजाही चलती रहती है। अगर मैं करंट में बात करूं, पहले लगभग 77-80 के आसपास जहाज इससे गुजरा करते थे, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ, जब से ये तनातनी का माहौल शुरू हुआ, मात्र 11 जहाज यहां से पास हो रहे हैं। इसका मतलब हर एक देश में ऑयल क्राइसिस चल रही है। अब देखो बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य, इस पर जो खतरा मंडरा रहा है ये है क्योंकि बाब अल मंडेब ये अल्टरनेट वे की तरह यूज किया जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और ये हमारा रेड सी हो जाता है। इधर सूडान है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में कई बार ये पूछा भी जाता है कि रेड सी के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये आपको कई बार ये पूछ लेगा कि भैया लेफ्ट टू राइट बताओ, राइट टू लेफ्ट बताओ, तो इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सूडान है, इरिट्रिया हो जाता है, इथोपिया हो जाता है, इधर सोमालीलैंड हो जाता है, इधर यमेन हो जाता है, उधर सऊदी अरबिया हो जाता है। तो इस तरीके की आसपास की कंट्री आपको याद रखनी है। ये मैंने बता दिया, दिस इज द बाब अल मंडेब। अगर आपसे पूछे कि कौन से गल्फ में है, तो भैया गल्फ ऑफ अडन में है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हूतियों ने संकेत दिए थे कि वे बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जो भी जहाज है ना उससे टोल वसूलेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से इन्होंने ये अलायंस बनाया। क्योंकि एक तरफ उधर ईरान कह रहा है कि हमें क्या करना है, टोल वसूलना है, और एक तरफ ये है जो कह रहे हैं कि हूती हैं जो कहने लगे कि भैया हम टोल वसूलेंगे। इसका मतलब ईरान ने तो दोनों तरफ से कैप्चर कर लिया। उधर खुद ईरान कैप्चर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इधर बाब अल मंडेब में हूतियों के थ्रू उसको कैप्चर करवाना चाह रहा है। यानी कि पूरा का पूरा ऑयल रूट की क्लोज करना चाह रहे थे। एंड दैट्स वाई यहां पर सऊदी अरेबिया ने ये डिसीजन लिया कि भैया अब हम अलायंस बनाएंगे। ठीक है, इससे जो वैश्विक समुद्री व्यापार था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसका संकट चल रहा था। अब दोनों ही
आप देखो कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इधर हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज था, ठीक है, यहां से दुनिया का 80% एलएनजी जा रहा था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बाब अल मंदेब की, तो 20% सीबोर्न और 20% तक ग्लोबल एलएनजी ट्रेड हमारा चलता ही है, और इधर हमारा यूरोप के थ्रू हो रहा था। तो इस तरीके से टोटल 290 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारा एलएनजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था इन दोनों रूट से। नाउ आगे आ जाते हैं। अब इनके वॉर की वजह से, अमेरिका, ईरान, इजराइल की वॉर की वजह से पूरी दुनिया ऑयल क्राइसिस से गुजर रही है और सभी को समस्याएं हो रही हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल परिवहन तो बाधित पहले से था, अब बाब अल मंदेब पर इन्होंने ये जो काम किया है इससे और ज्यादा समस्या होगी। परिणाम स्वरूप सऊदी अरब अपने अधिकांश तेल निर्यात को कहां से ला रहा था? लाल सागर में जो यानबू बंदरगाह है यहां से लेकर के आ रहा था। अब देखो, लेकिन इस मार्ग में भी हूतियों का खतरा बढ़ गया था, तो इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था भाई कि हम बिना किसी इंटरफेरेंस के काम कर पाए। यहां पर हर जगह पर हूतियों का विद्रोह बहुत तेज था। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो तेल की कीमतें कंटिन्यू बढ़ रही थी, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही थी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार लागत हमारी बढ़ती जा रही थी। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य तो लाल सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, हूतियों की मिसाइल और ड्रोन पर रोकना, गैस आपूर्ति, तेल आपूर्ति को सुरक्षित करना, वैश्विक समुद्री सुचारू रूप से बनाए रखना और क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को हमारे स्टैब्लिश करना। अब नाउ बात करते हैं उन देशों के बारे में जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। देयर 13 कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया जो कि फाउंडिंग कंट्री है ही, इसके साथ तुर्की ना हो ही नहीं सकता, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, मिस्र एंड पाकिस्तान, दीज आर द कंट्रीज, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान एंड कोमोरोस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डिड इंडिया ज्वाइन दिस? डिड इंडिया ज्वाइन दिस? ठीक है, इंडिया ज्वाइन दिस, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के जहाज यहां से नहीं गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं बिल्कुल, और ईरान के संबंध भारत के साथ अच्छे हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि ये ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं। सॉरी फॉर दिस। नाउ शामिल नहीं हुए देश इसमें यूएई और ओमान है, इनके पास भी प्रस्ताव गया था बट इन लोगों ने शामिल होने से मना कर दिया। नाउ भविष्य में अन्य देशों के लिए गठबंधन में शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया है। प्रस्तावित मुख्यालय इसका जो है वो सऊदी अरबिया के रियाद में हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं लाल सागर का महत्व। ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है ये हमारा, इट्स अ ट्रेडिशनल ट्रेड रूट जो एंशिएंट टाइम से बना आ रहा है। और ये देखो किस तरीके से मेडिटेरियन सी, सुएज कैनाल के थ्रू रेड सी एंड देन फिर उसके बाद हमें इंडियन ओशन तक लेकर के जाता है। यानी कि भारत के लिए ये, अगर हम यूरोप में कनेक्टिविटी की बात करें तो ये हमें यूरोप में कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। और इंडिया यूरोप में कनेक्टिविटी चाहता है अपनी, तो उसको भैया इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। खैर, भौगोलिक स्थिति तो लाल सागर एक और सऊदी अरबिया, यमन दूसरी ओर, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के बीच स्थित है। मैंने आपको बताया था आसपास की कंट्रीज पूछी जाती हैं। अब आते हैं इसके आर्थिक महत्व को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, विश्व के लगभग 30% समुद्री व्यापार का जो आवागमन होता है ना, वो भैया इसी मार्ग से होता है, इसलिए जरूरी है। ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है। खाड़ी देशों के तेल निर्यात का महत्वपूर्ण मार्ग हो जाता है। विश्व के लगभग 30% समुद्री व्यापार यहीं से हमारे शुरू होते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर जो एक जल्द अमरूमध्य है बाब अल मंदेब, वो कितना जरूरी है? तो देखो, ये गल्फ ऑफ अडन और हिंद महासागर को जोड़ता है और ये किसके लिए अब जरूरी हो गया है भैया? इंडिया के लिए, बिकॉज ये इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर रहा है और हमें यूरोप तक लेकर के जा रहा है। चौड़ाई इसकी 29 किलोमीटर है सबसे सक्रिय स्थान पर, और लाल सागर का प्रमुख प्रवेश और निकासी द्वार दोनों ही यही हो जाता है, ठीक है। अब देखो, 2024 में ना 4.1 बिलियन बैरल कच्चा जो तेल है ना और जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो इसी रास्ते गुजरा है 2024 में। और इस समय अगर मैं बात करूं कुल तेल परिवहन प्रेजेंट समय में कितना है, तो भैया 50% दुनिया का तेल परिवहन यहां से आता जाता दिखेगा। अब आते हैं कि आखिर ये हूती क्या मिलता है इनको निशाना बना करके। देखो, एक तो ईरान के प्रॉक्सी हैं, ये क्या करते हैं? निशाना बनाते हैं, तेल कैप्चर सारा कर लेते हैं और उसको अपना ईरान और इधर उधर बेचते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर अंसार अल्लाह इन्होंने कहा था हूतियों के लिए, यमन के शिया और राजनीतिक सशस्त्र आंदोलन है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में अल हूती ने की थी, जिनके नाम पर हूती आंदोलन शुरू हुआ। और 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी जो थी ना सना, इस पर कब्जा कर लिया और गृह युद्ध और तेज हो गया। हूती संगठन ईरान का समर्थन प्राप्त कर चुका है और ये यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन मिला हुआ है।
हाल में हूतियों ने लाल सागर और बाब अल मंदेब पर हमले काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं और ये इस तरीके से भैया रहते हैं। हूतियों ने 2014 में यमन की राजधानी पर कब्जा किया था। आरोप है कि सऊदी अरब ने वर्षों से यमन पर आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी लागू कर रखी है, इसलिए हम हमला करते हैं। समुद्री नाकेबंदी लागू है, सऊदी तेल टैंकर मिसाइल हमले किए हैं और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। क्या हूती टोल वसूलना चाहते थे? तो रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि हाँ, इनका प्लान था फ्यूचर में कि हम इसको कैप्चर करके इससे क्या करेंगे, टोल वसूलेंगे। टोल यानी कि पैसा लेंगे। अब इसीलिए एक अलग संस्था बना दी गई और ये लोग कह रहे थे कि हम एक अलग संस्था बनाएंगे। इनका जो प्लान था कि भैया टोल वसूलना है तो इसके लिए भी एक अलग एक एंटिटी बनाने का विचार कर रहे थे और समुद्री कानून के अनुसार किसी भी जलडमरू मध्य, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाब अल मंदेब हो, यहाँ पे कोई भी पैसा वसूल नहीं कर सकता। ये हमारा कानून कहता है, ठीक है। तो जो ईरान कह रहा था ना, ईरान भी गलत बोल रहा था कि वो पैसा वसूलेगा। अब आते हैं वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पूरे पॉइंट का। तो देखो, पहले प्रतिदिन 70 से अधिक जहाज बाब अल मंदेब से गुजरते थे। नाउ इसकी वजह से 11 रह गए। तेल बाजार में कीमतें वैसे भी उछाल पर चल रही हैं, वैश्विक सप्लाई बाधित है, ऊर्जा सुरक्षा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, इज इंडिया गोइंग टू ज्वाइन दिस? क्या भारत इसको ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो भैया, भारत को इसे ज्वाइन करना चाहिए। रीजन कि हमें कनेक्टिविटी दे रहा है ये यूरोप मेडिटेरियन सी तक, तो भारत के लिए ऊर्जा जो मार्ग है, ऊर्जा व्यापार है, बहुत ज्यादा जरूरी है और कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ व्यापार लाल सागर मार्ग से ही होता है, इसलिए इंडिया शुड ज्वाइन दिस, ठीक है। भारत में कच्चे तेल आयात पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है अगर कोई भी समुद्री सुरक्षा या फिर ऊर्जा संकट पैदा होता है। तो लंबे समय तक संकट रहने से आयात करने में और महंगाई हमारी काफी तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन उसको ईरान के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करना है, क्योंकि हूती इसके प्रॉक्सी हो जाते हैं। लेकिन भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपनी जो चीजें उसको पहले देखेगा, राइट। तो इसलिए अब इंडिया क्या करने वाला है, क्या इसमें रहने वाला है, आप सभी जल्दी से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पीडीएफ मैंने बता दिया था कहां मिलेगी, एंड दैट इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड सो मच, लव यू, बाय।